ये आकाशवाणी है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। अब आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी। प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। यू विल नाउ लिसन टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन लोकसभा टुडे। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 421 श्री बजरंग मनोहर सोनवने। माननीय सभापति महोदय, प्रश्न क्रमांक 421। प्रश्न संख्या 421। क्या पंचायती राज मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क ग्राम पंचायत भवनों के लिए स्वीकृति प्रदान करने हेतु क्या मापदंड और दिशा निर्देश अपनाए गए हैं? ख सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान फरवरी 2025 तक महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के क्रमशः जलगांव, फूलपुर, शहडोल और बालाघाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों सहित कितने ग्राम पंचायत भवन इमारतें स्वीकृत किए गए हैं तथा इन ग्राम पंचायत भवनों इमारतों के निर्माण का कार्य पूरा होने की राज्यवार और जिलावार समय सीमा क्या है? ग फरवरी 2025 तक विशेषकर भिवानी, महेंद्रगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और राजस्थान के आकांक्षी जिले, सिरोही तथा जनजातीय क्षेत्रों सहित राज्यवार और जिलावार कितने प्रतिशत ग्राम पंचायत कार्यालयों भवनों इमारतों को कंप्यूटरीकृत किया गया है और उक्त अवधि के दौरान ग्राम पंचायत कार्यालयों भवनों इमारतों के कंप्यूटरीकरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं एवं इस संबंध में ब्यौरा क्या है? घ विशेष ग्राम सभा स्वप्रबोधन कार्यक्रम के अंतर्गत विशेषकर उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के सीधी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं उदयपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों सहित राज्यवार एवं जिलावार कितनी ग्राम पंचायतें शामिल की गई हैं तथा ग्रामीण विकास पर इसके प्रभाव का ब्यौरा क्या है? ग ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पंचायती राज प्रतिनिधियों को किन मुख्य विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया है तथा इससे ग्राम स्तर पर प्रशासनिक दक्षता में किस प्रकार सुधार हुआ है तथा उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में किन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है? च इस पहल में पंचायती राज से जुड़े युवा साथियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्या भूमिका रही है तथा पंचायती राज संस्थाओं को सफल बनाने में उनका क्या योगदान रहा है? और 6 डिजिटल पंचायत ई शासन तथा पारदर्शिता बढ़ाने के लिए की गई नई पहलों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वशासन को सुदृढ़ करने और पंचायतों की वित्तीय स्वतंत्रता बढ़ाने के लिए नई योजनाओं का ब्यौरा क्या है? माननीय मंत्री जी। प्रोफेसर SP सिंह बघेल, पंचायती राज राज्य मंत्री। विवरण सभा के पटल पर रख दिया। माननीय सदस्य। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से कुछ कहना चाहता हूँ। पंचायत राज व्यवस्था की 1992 में संसदीय द्वारा पारित किया गया और 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया पंचायत राज संस्था की शक्तियों और जिम्मेदारी निर्धारित की गई है। मैं महाराष्ट्र से बीड लोकसभा क्षेत्र से चुन के आया हूँ। मुझे पंचायत राज व्यवस्था में काम करने का 30 सालों का अनुभव है। आपका प्रश्न क्या है? यस सर, मैं भारत सरकार पंचायत राज संस्था के शक्ति बनाने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रही है। मात्र महाराष्ट्र के पिछले 3 सालों से ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, तालुका पंचायत के चुनाव नहीं हुए और चुनाव नहीं हुए तो पंचायत राज में सशक्त कैसा होगा और इसी के लिए गवर्नमेंट क्या करेगा और कब चुनाव करने के लिए क्या करेगा, इतनी मेरी रिक्वेस्ट है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो महाराष्ट्र में पंचायत के चुनाव ना होने पर अपनी चिंता व्यक्त की है, क्योंकि पंचायत में वो बता भी रहे हैं कि उनका कार्य करने का एक लंबा अनुभव है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कुछ संवैधानिक प्रावधान है पंचायत राज के चुनाव के। अनुच्छेद 243 का पंचायत चुनाव की निगरानी, दिशा निर्देशन, नियंत्रण राज्य ये चुनाव आयोग स्टेट इलेक्शन कमीशन के अधीन होता है। राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 243 में पंचायतों का कार्यकाल पहली बैठक से 5 वर्ष तक होता है। चुनाव कार्यकाल समाप्त होने से पहले या भंग होने की स्थिति में 6 महीने के भीतर चुनाव कराना आवश्यक होता है। अनुच्छेद 243 पंचायत चुनाव की वैधता को केवल राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित
जो अधिकारी होता है उसके समक्ष चुनाव याचिका के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है। राज्यों की जिम्मेदारी है कि समय पर पंचायत चुनाव कराएं, पंचायत चुनाव से जुड़े अदालती मामलों का उनको प्रबंधन करना चाहिए, चुनावी खर्चे का आवंटन व निगरानी करना चाहिए। केंद्र सरकार की भूमिका है कि पंचायत राज मंत्रालय समय समय पर राज्यों को सलाह जारी करता है ताकि संवैधानिक प्रावधानों का पालन सुनिश्चित हो सके। देर से चुनाव होने पर केंद्र वित्त आयोग की अनुशंसा राशि प्रभावित हो सकती है। महाराष्ट्र में चुनाव की न होने की संवैधानिक स्थिति ये है कि 34 में से 26 आउट ऑफ टोटल जिला परिषद और 351 में से 289 जो है पंचायत समितियों के चुनाव सुप्रीम कोर्ट की एक स्थगन आदेश है SLP 19/756/2021 के कारण रुके हुए। ओके, माननीय सदस्य। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंतिम चुनाव निर्णय के बाद अपना स्टेट इलेक्शन कमीशन चुनाव घोषित कर सकता है। धन्यवाद। मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है सर, महिलाओं के लिए पंचायत राज में बहुत सारा स्थान दिया है, अपने सदन ने 33% आरक्षण लागू किया है, लेकिन महिलाओं के लिए ये सरकार जो काम कर रही है अच्छा कर रही है क्या, कैसा मुझे ये पता नहीं है, लेकिन मेरा कहना ये है कि महिलाओं के लिए अभी अगर इतना 33% ये कानून करने के बाद, ये कानून 20 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, तब से पंचायत राज संस्था में अंतर्गत ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, जिला पंचायत, नगर में महिलाओं के प्रभावी कार्य करती नजर आ रही है। हमारी सरकार निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का भी प्रयास कर रही है। यह संतोष की बात है। सरकार ये निश्चित करेंगी कि के लिए कोई योजना बनाई है कि तथा पंचायत राज स्थानों में अंतर्गत सभी स्थानिक स्वराज्य संस्था में महिलाओं के अधिक प्रभावी ढंग से काम करने के लिए सरकार क्या करेगी, बताइए। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि महिला सशक्तिकरण के लिए मोदी सरकार हमेशा वचनबद्ध रही है और एक क्रांतिकारी नारा जो रहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो अपने आप में उनकी इच्छा शक्ति को भी दर्शाता है। इसी सदन में महिलाओं के आरक्षण के लिए 33% नारी शक्ति अधिनियम लागू हुआ है, वो भी मोदी सरकार जी की और उनकी स्वयं की इच्छा बता रही है कि किस प्रकार से महिला सशक्तिकरण के प्रति सरकार वचनबद्ध है। महिला आरक्षण में 33% आरक्षण का तो अनुच्छेद 243D के तहत 33% आरक्षण 21 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में इसको बढ़ा के 50% कर दिया गया। राज्य सरकारें चाहें तो महिला आरक्षण 33 का तो केंद्र सरकार का कानून है, लेकिन उसको बढ़ा करके बहुत से राज्यों ने उसको 50% तक ले गए। ग्राम पंचायत में इसमें महिलाओं की परसेंटेज 46% महिलाएं निर्वाचित हैं और जो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया जाता है तो उसके पहले महिला सभा आयोजित की जाए जिससे महिलाएं अपने प्रस्ताव दे सकें, ऐसा हमारे विभाग के द्वारा राज्यों को निर्देश जाते हैं। प्रवीण पटेल। माननीय अध्यक्ष जी, संक्षिप्त में जवाब देने की कितनी बार मैं आग्रह करूं कि संक्षिप्त में जवाब दें, ताकि क्वेश्चन 20 रहते हैं, बड़ी मुश्किल से लॉटरी में लोगों के प्रश्न खुलते हैं। प्रश्न संक्षिप्त में माननीय सदस्य पूछे, संक्षिप्त में जवाब देते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से हम जानना चाहते हैं कि केंद्रीय वित्त आयोग राज्य सरकारों को पंचायतों को मजबूत करने के लिए जो अनुदान देती है उसके लिए कुछ शर्तें होंगे, कुछ मापदंड होंगे, उनकी शर्तें क्या है, उनके मापदंड क्या है, यही आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहते। अध्यक्ष जी, अब इसमें आप उनको शर्तें मापदंड भेज देना। हाँ, ठीक है ना, मैं बताई दे रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, जो 14वें वित्त आयोग में सारी शर्तें और मापदंड थोड़ी आते हैं, आप तो कोई विशेष 4-5 चीजें बताई दे रहा हूँ कि 15वें वित्त आयोग से अनुदान तब जाएगा जब 14वें वित्त आयोग की 10% से ऊपर उनके पास बकाया नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि ऑडिट रिपोर्ट गत वर्ष की और उससे पहले वर्ष की भी उनको लागू होना चाहिए। तीसरी है कि एक ग्राम स्वराज पर पंचायतों को ऑनबोर्ड करना चाहिए। चौथा है कि ऑडिट ऑनलाइन उनको रहना चाहिए। पांचवा है ग्राम स्वराज के जो है प्रोविजनल अकाउंट्स अपलोड करना ज़रूरी है और स्टेट फाइनेंस कमीशन के माध्यम से उनका डिमांड आनी चाहिए, तब ये इतने प्रावधान है, इसको पूरा करेंगे तो किस्त जरूर जारी हो जाएगी। डॉक्टर टी सुमति। Thank you very much, Honorable Speaker, sir. As per the 2023 data from the Ministry, out of 2,71,770 Gram Panchayats, rural local bodies across the country, 51,508
do not have their own building. Sir, in contrast, Tamil Nadu, under the leadership of our Chief Minister Thalapathy M.K. Stalin, has allocated 1,000 crores under the Mudalvarin Grama Salegal Membaattu Thittam for improving rural roads and infrastructure with the target of upgrading 10,000 kilometers by 25-26. Okay, Sir, I would like to ask, through you, the Union Government, the Honourable Minister, given that the Union Government scheme supplements state efforts, why has there been a failure to ensure equitable infrastructure development for Gram Panchayats nationwide, and what steps are being taken to bridge this rural governance gap? Thank you, sir. अध्यक्ष जी, ग्राम स्वराज अभियान का मूल प्रश्न है और माननीय सदस्य उसको प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की तरफ ले जा रही है। जहां तक पंचायत भवन का मामला है, पंचायत भवन राज्यों को लिमिटेड स्तर पर केंद्र के द्वारा पैसा दिया जाता है। जिन पंचायतों की आबादी 3000 है और अभी संतृप्त नहीं हो पाए, उससे ऊपर है, उस पर राज्य की डिमांड पर 20 लाख रुपए पंचायत भवन के लिए और वहाँ जन सुविधा केंद्र उसी कैंपस की हो सके उसके लिए 5 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। 2.69 लाख पंचायतें जिनमें 2,28,848 के पास पंचायत भवन है। केवल 40,000 पूरे देश में ग्राम पंचायत हैं जिसमें पंचायत भवन नहीं है। इनकी संख्या 15% है। वित्तीय वर्ष 24-25 के दौरान योजना के तहत कुल 7,730 पंचायत भवनों के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। इसमें 4,429 पंचायत भवन राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत स्वीकृत किए गए हैं और 3,301 जहां पर 3,000 से अधिक आबादी है और वहां पर पंचायत भवन नहीं है, उसके लिए स्वीकृत की गई है। उनकी संख्या और एक संतुलन बना रहे इसलिए किसी राज्य में 500 से अधिक स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 422 श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 422। प्रश्न संख्या 422। क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि कृषि में सिंचाई, उर्वरक और अन्य आदानों के लिए धनराशि के आवंटन सहित पूंजी निवेश का वर्तमान स्तर क्या है? सरकार द्वारा कृषि प्रोत्साहनों और राज्य सहायता के प्रावधान सहित निजी पूंजी निवेश को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं? सरकार द्वारा कृषि अवसंरचना निधि और किसान कल्याण योजना सहित कृषि में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित योजनाओं और कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है? और वर्तमान वित्त वर्ष में कृषि निवेश के लिए धनराशि का आवंटन कितना है? माननीय मंत्री जी। श्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि और किसानों के लिए कई समस्याएं हैं, उनमें से एक ये जलवायु परिवर्तन का बहुत बड़ा प्रश्न चल रहा है। कल ही सौराष्ट्र के आम के किसान मुझे मिले थे। वहाँ फल और फूल लगने से पहले की अभी सीजन चल रही है, तो अपने आप में वो फूल गिर रहे हैं और उनका आशंका है कि फल कम लगेंगे। तो ये जलवायु परिवर्तन की वजह से कृषि क्षेत्र में जो दिक्कतें आ रही है, क्या माननीय मंत्री श्री ये बताने की कृपा करेंगे कि इस बजट में सतत और जलवायु अनुकूलन बनाने के लिए हाल के बजट में क्या क्या प्रावधान किए हैं? और सर, उर्वरक इसी समय किसानों को अभी रबी सीजन के लिए चाहिए, तो वो उचित दाम पर छोटे और मझले किसानों को उपलब्ध हो, उसके लिए क्या योजना सरकार किस योजना पर काम कर? धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय पुरुषोत्तम रूपाला जी का पूरा जीवन किसानों की सेवा करते हुए ही बीता है। वो कृषि राज्य मंत्री भी रहे हैं। उन्होंने बहुत उपयुक्त सवाल पूछा है। हमारे देश में जोत का आकार वैसे बहुत छोटा है। एवरेज लैंड होल्डिंग हमारे यहाँ 1 एकड़ 1.5 एकड़ के आसपास होती है और वैसे में किसानों को सरवाइव करना कठिन काम होता है, तब और जब जलवायु परिवर्तन के संकटों से भी उसको जूझना पड़े। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान कल्याण भाजपा और एनडीए सरकार के डीएनए में हर एक परिस्थिति जब पैदा होती है तो उससे निपटने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तत्काल कदम उठाते हैं। और इसलिए इस बजट में, एक तो मैं बजट के आकार की बात आपसे करूंगा, इन्हीं संकटों से निपटने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय 1,37,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट यहाँ प्रस्तुत किया, पास किया गया है। पहले केवल 21,000 करोड़ रुपया होता था, तब यूपीए की सरकार थी। और इन संकटों से बचाने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय जो कदम उठाए गए हैं, उनमें एक हमारे उच्च उपज वाले बीज जो जलवायु अनुकूल हो,
109 किस्में अभी जारी की थी और इस बजट में जो प्रावधान किया है कि हम उच्च उपज वाले 100 से अधिक बीज की किस्मों को व्यावसायिक रूप से किसानों को उपलब्ध कराएंगे, जिस पर जलवायु परिवर्तन का असर न पड़े। हमने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना भी इसलिए बनाई कि निम्न उत्पादकता वाले जो जिले हैं उनमें हम इस तरह के प्रयत्न करेंगे कि वहाँ उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ने का काम किया जा सके। ICAR निरंतर शोध और अनुसंधान करता रहता है। उन्हें आम की फसल का जिक्र किया है। आम की भी ऐसी किस्में विकसित की जा रही है जिस पर जलवायु के परिवर्तन का कोई असर ना पड़े। इस दिशा में निरंतर प्रयास जारी रखेंगे। एक और महत्वपूर्ण सवाल पूछा है माननीय रूपाला जी ने, उनकी चिंता बिल्कुल वाजिब है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जानते हैं उत्पादन बढ़ाने के लिए उर्वरक, फर्टिलाइजर सबसे महत्वपूर्ण कारक है और पिछले दिनों लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की कीमतें बढ़ती रही है, लेकिन ये मोदी सरकार का संकल्प है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बढ़ती हुई कीमतों का बोझ किसी भी कीमत पर किसान के ऊपर नहीं आने देंगे। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, इस साल भी उर्वरक सब्सिडी पर, फर्टिलाइजर सब्सिडी पर 1,77,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और मैं ये और निवेदन करना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से किसानों को भी यूरिया की एक बोरी जिसकी कीमत 1700, डिटेल जवाब दे दिया मंत्री जी ने, 1744 रुपया 50 पैसे होती है। ये मोदी जी की सरकार है जो 266 रुपया 50 पैसे में उपलब्ध करा रही है। और DAP की बोरी, DAP का एक बैग, माननीय अध्यक्ष महोदय, सोच में फर्क होता है, सरकार चलाने में फर्क होता है। जब UPA की सरकार थी तो 10-11 में 507 रुपया की DAP की बोरी थी, 11-12 में बढ़ा के 887 रुपया कर दी गई और 12-13 में बढ़ा के 1315 रुपया 56 पैसे कर दी गई। लेकिन ये मोदी जी की गारंटी है 1350 रुपया में ही यूरिया की बोरी मिलेगी, 1 पैसा नहीं बढ़ने दिया जाएगा। और इसलिए 1733 रुपया प्रति बोरी अगर सब्सिडी दे रही है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार दे रही है। किसानों के हितों की गारंटी हमने ली है। भाजपा के DNA में ही किसान कल्याण है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री श्री ने उर्वरक और जलवायु परिवर्तन की समस्याओं का समाधान करने के लिए जो बात बताई, एक और मसला मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा। सर, गांव में छोटे छोटे किसानों को जब 5,000, 25,000, 50,000 ऐसे छोटी रकम की ज़रूरत पड़ती है तो शाहूकारों के पास जाना पड़ता है और उसी में से उनका बड़ा विष चक्र उसको सामना करना पड़ता है। तो मैं माननीय मंत्री श्री से जानना चाहता हूं कि किसानों को कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, संस्थागत ऋण की उपलब्धता कराने के लिए क्या प्रावधान किए हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, संस्थागत ऋण, ये बात सही कही वरिष्ठ सदस्य माननीय रूपाला जी ने। खेती में निवेश की जरूरत होती है, खाद, बीज, बाकी व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है। और अब पहले जरूर है वो जो कह रहे थे, एक जमाना था जब साहूकारों के पास जाना पड़ता है, लेकिन अब NDA की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। हमने किसान क्रेडिट कार्ड की एक तो संख्या बढ़ाई है। मुझे कहते हुए खुशी है कि 75% से ज़्यादा छोटे और सीमांत किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड पर सस्ता ऋण उपलब्ध है, इफेक्टिवली 4% ब्याज की दरों पर। और जहाँ तक संस्थागत ऋण का सवाल है, माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले केवल ये 2013-14 तक 4 लाख करोड़ मिला करता था, अब वो बढ़ के 10 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा हो गया है। और ओवरऑल कृषि के क्षेत्र में ऋण का प्रवाह बढ़ के 25.5 लाख करोड़ रुपया हो गया है। और मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि पहले किसान क्रेडिट कार्ड पर जो ऋण की सीमा थी वो थी केवल 3 लाख रुपया, लेकिन अब बागवानी की फसलें अगर पैदा करना है, अगर पशुपालन, मछली पालन के क्षेत्र में भी जाना है तो ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है। और इसलिए मोदी सरकार ने यह फैसला किया कि 3 लाख नहीं, अब किसान क्रेडिट कार्ड पर 5 लाख रुपए तक का लोन किसानों को कम ब्याज की दरों पर मिलेगा।
किसानों का कल्याण मोदी सरकार की गारंटी है। M.K. Vishnu Prasad. Thank you, Speaker, sir. Regarding Agri Gold Loan, sir, in UPA government, there used to be a subsidy for interest, sir. 6% UPA was giving subsidy for interest. But this government has brutally snatched away the opportunity for the farmers, sir. Agriculturists are the backbone of the country. But when they avail a loan, pledging their jewel, Agri Gold Loan, the subsidy interest has to be given, sir. Kindly consider, sir. I would like to know through you whether this government is prepared to give a subsidy on the interest for Agri Gold Loan. Thank you, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने सुझाव दिया है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इफेक्टिवली 4% ब्याज पर पर्याप्त कृषि ऋण किसानों के लिए मौजूद है और जिसका किसान लाभ उठा रहे हैं। 76% से ज्यादा किसान वो लोन ले रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं और खेती को समृद्ध बनाने का काम कर रहे हैं, देश के अन्न के भंडार भर रहे हैं। Shri Dushan Singh. So thank you, sir. I would like to ask the Honourable Minister, sir, the Agriculture Infrastructure Fund जो 2020 में केंद्र सरकार ने लागू किया था, इसका जो फंड है जो किसानों को इसके कस्टम हायरिंग, प्रोसेसिंग यूनिट, वेयर हाउसिंग के लिए, सॉर्टिंग के लिए मिलता था, क्या मंत्री जी हमारे हाड़ौती के क्षेत्र में, जहाँ से माननीय स्पीकर साहब आते हैं, मैं आता हूँ, हाड़ौती के क्षेत्र में प्रोसेसिंग के लिए, हमारे लहसुन के प्रोसेसिंग के लिए और ऑयल सीड के प्रोसेसिंग के लिए, क्या ये फंड हमारे किसानों को इस क्षेत्र में मिलेगा क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सोच है कि कृषि के क्षेत्र में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी पहले ऋण की बहुत व्यवस्था नहीं थी, प्रोसेसिंग के छोटी छोटी यूनिट लगाने में भी दिक्कत थी, लेकिन एक फैसला किया गया एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के रूप में 1 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। इन सब कामों को करने के लिए अलग अलग किसान हो, प्राथमिक सहकारी समितियां हो, एफपीओज हो, स्वयं सहायता समूह हो, कोई भी हो, इस तरह की प्रोसेसिंग के लिए ये फंड उपलब्ध है। और मुझे कहते हुए आनंद और प्रसन्नता है कि 96,000 करोड़ रुपए का निवेश इस रूप में अलग अलग वेयर हाउस बनाने के लिए, कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए, राइपिंग चैम्बर बनाने के लिए, प्रोसेसिंग के लिए अलग अलग यूनिट लगाने के लिए दिया जा चुका है। और हाड़ौती में भी कोई दिक्कत नहीं है, जहां आवश्यकता है वहां जो निवेश करता है, जो प्रोसेसिंग का काम करेगा, उसको ऋण उपलब्ध कराया जाएगा और ऋण पर इंटरेस्ट सब्सिडी भी है और कोलेट्रल भी वो दिया जाता है, बैंक की गारंटी देने की भी जरूरत नहीं है। कौशलेंद्र कुमार। मौका दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बिहार से आते हैं सर, और बिहार में प्राकृतिक पर ही वर्षा जो होती है उसी पर खेती आधारित है, और लगातार हम लोग देख रहे हैं कि उत्तरी बिहार में बाढ़ और दक्षिणी बिहार सुखाड़ की चपेट में है। हम लोग दक्षिणी बिहार से आते हैं। माननीय मंत्री जी से मेरा सीधा प्रश्न है, मैं जानना चाहता हूं कि बिहार में आप किसानों की अच्छी सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए क्या क्या उपाय कर रहे हैं, और पिछले 5 वर्षों में वर्षवार बिहार राज्य में को सिंचाई योजना के तहत कितनी धनराशि उपलब्ध कराए हैं, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि अभी अभी बिहार में सिंचाई की व्यवस्था को, सिंचाई के प्रबंध को एक क्रांतिकारी स्वरूप देने के लिए कोसी परियोजना को मंजूरी अभी हमारी कैबिनेट ने दी है, जिसमें लाखों एकड़ जमीन में सिंचाई की जाएगी, लाखों एकड़ जमीन में सिंचाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सोच है, सूक्ष्म सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप। तो बड़ी सिंचाई योजनाओं के साथ साथ एक तरफ रिवर लिंकिंग प्रोग्राम, नदी जोड़ो परियोजना पर काम किया जा रहा है, जिसमें बिहार राज्य को भी शामिल करने का सौभाग्य एनडीए की सरकार को मिला है। और वहीं दूसरी तरफ पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अंतर्गत हमारे किसान जो ड्रिप और स्प्रिंकलर से सिंचाई करना चाहते हैं, मतलब कम पानी में ज्यादा सिंचाई, और इसके लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर की जो हमारी योजना है सूक्ष्म सिंचाई योजना की, वो बनाई गई है। उस योजना के अंतर्गत भी लगभग 96 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित की जा चुकी है। और उसका फायदा यह है माननीय अध्यक्ष महोदय कि उसमें 70% से ज्यादा सिंचाई होती है, नहर के पानी की जो सिंचाई होती है उसके मुकाबले। और दूसरी बात यह है कि लगभग
15% तक ज्यादा उत्पादन भी होता है और बिहार के किसानों को भी इस सूक्ष्म सिंचाई योजना का लाभ दिया जा रहा है। आनंद भदौरिया। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मेरे मूल प्रश्न को इस प्रश्न से जोड़ने का काम किया। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं, अभी माननीय मंत्री जी एनपीए के बारे में बता रहे थे, जो केसीसी ऋण दिया जाता है, तो उसका दूसरा पहलू ये है कि 42% लोगों को एनपीए का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या सरकार, जो आपने जवाब दिया है 31 दिसंबर 2024 तक किसानों का 10.5 लाख करोड़ रुपए बकाया है, क्या किसानों का वो कर्ज आप माफ करने का काम करेंगे? साथ ही साथ जो 2021 में संयुक्त किसान मोर्चा को आपने वायदा किया था C2+50 के हिसाब से किसानों को लागत मूल्य देने का, वो भी देने पर विचार करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रधानमंत्री विजनरी लीडर हैं और इसलिए किसानों की आय बढ़ाने के अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण। अब मैंने ऋण की बात बड़ी बताई, ऋण का प्रभाव भी बढ़ रहा है, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी के प्रयत्नों से किसान की आय भी निरंतर बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ रही है। और इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो प्रयत्न कर रहे हैं, पहले की सरकारें क्या कभी 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि देती थी? माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले की सरकारें क्या कभी किसान मानधन योजना बनाई थी? क्या पहले की सरकारों ने कभी अच्छी उपज वाले बीज दिए थे? क्या माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सकारात्मक सोचते हैं। हमारा संकल्प है किसानों की आय बढ़ाना और वो बढ़ाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हर एक कदम उठाए जा रहे हैं और उससे किसानों की आय बढ़ रही है। क्वेश्चन नंबर 423 वेजन पांडा। प्रश्न संख्या 423। प्रश्न संख्या 423। क्या मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी परियोजनाओं की स्थापना के संबंध में ओडिशा और उत्तर प्रदेश राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? इन योजनाओं से अब तक कुल कितने किसान और पशुपालक सीधे लाभान्वित हुए हैं? विगत 3 वर्षों के दौरान ओडिशा तथा विशेषकर एटा, कासगंज, कन्नौज, मैनपुरी और औरैया जिलों सहित उत्तर प्रदेश में इन योजनाओं के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के ब्यौरे सहित सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है? विशेषकर एटा, कासगंज, कन्नौज, मैनपुरी और औरैया जिलों में इन योजनाओं के प्रभाव का ब्यौरा क्या है? और सरकार द्वारा देश में पशुपालन और मत्स्य पालन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? आप आपके सदस्यों को पहले सलाह दिया करो आने के पहले, क्या पूछना है? माननीय अध्यक्ष महोदय, अखिलेश जी सदैव लेट हो जाते हैं। टाइम पे आते तो बात करने में मजा आता, समय पे लेट हो जाते हैं। मैं आय बढ़ने के भी 17 उदाहरण उनको दे दूंगा। अभी आपको अलाउ नहीं किया मैंने। क्वेश्चन नंबर 423 माननीय मंत्री जी। श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री। महोदय, उत्तर सभा पटल पर। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह माननीय मंत्री जी ने विस्तार से जवाब रखे हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। इसमें बहुत सारे आंकड़े हैं जो इसकी प्रचार होनी चाहिए। हम सब जो उड़ीसा से हैं, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि इस साल लगभग 1287 करोड़ रुपए की बजट में केंद्र सरकार के 480 करोड़ का बजटरी सपोर्ट रहा है इस योजना के लिए, जो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। और अलग सूत्रों से जो आंकड़े हैं कि पिछले 5 साल में 20,000 करोड़ इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है इस सेक्टर में। मेरा सवाल है कि जिस तेजी से, जिस स्पीड से इस सेक्टर में उत्पादन बढ़ रहा है, इसके कंजम्पशन के लिए, मार्केटिंग के लिए क्या कदम ले रहे हैं माननीय मंत्री जी? डोमेस्टिक मार्केटिंग के लिए, एक्सपोर्ट के लिए क्या स्टेप्स, क्या कदम मंत्री जी प्लान कर रहे हैं? ऑनरेबल मंत्री जी।
अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा वो सही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास के कारण मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में आज पूरे दुनिया में हम दूसरे नंबर पर हैं और 10 वर्षों में हमारा निर्यात 2 गुना बढ़ गया। 30,000 करोड़ से हम 60,000 करोड़ का निर्यात इस वर्ष हमने किया है। अब उन्होंने मार्केटिंग के बारे में कहा, होलसेल मार्केटिंग के एक तरफ हम लोग निर्यात को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और दूसरी तरफ मार्केटिंग, जो डोमेस्टिक मार्केट में मार्केटिंग की सुविधा के लिए जो मत्स्य पालन से जुड़े किसान हैं उनको मार्केट की सही सुविधा देने के लिए, उनको बेस्ट बार्गेनिंग करके बेस्ट प्राइस करने के लिए ई मार्केटिंग पोर्टल भी हम लोगों ने लॉन्च किया है, जिसका लाभ आज मत्स्य उत्पादन से जुड़े किसान उठा रहे हैं। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री पूछना चाहते हैं? जी, एक डेयरी सेक्टर पे भी एक सवाल था। Sir, the dairy sector has seen India become the largest producer of milk in the world. Now today there are global challenges because of trade wars and tariffs. With such a very large production and growing production, what steps is the Honorable Minister thinking of that our milk products can be exported throughout the world in this new environment where tariffs and other challenges are coming up? अध्यक्ष महोदय, हमारा जो दूध का उत्पादन है हम विश्व में पहले स्थान पर है और इस पर जो हमारा दूध का उत्पादन है 239.30 मिलियन मीट्रिक टन, जो पिछले 10 वर्षों के अंतराल में लगभग जिस तरह मत्स्य पालन में हम बढ़े हैं उसी तरह हम दूध के उत्पादन में भी हम बढ़े हैं। 63.5% का ग्रोथ है। लेकिन जो हमारे दूध के मिल्क के प्रोडक्ट्स हैं उनके एक्सपोर्ट में जो निर्यात में एक हमारी जो असुविधा है वो है हमारे यहाँ हमारे देश में एफएमडी का रोग, और एफएमडी के रोग को हम लोग जड़ मूल से समाप्त करने के लिए और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि 2030 तक हम इस देश को एफएमडी मुक्त राष्ट्र घोषित करेंगे और हम दूध के निर्यात में भी आगे बढ़ेंगे। श्री देवेंद्र शाक्या। धन्यवाद स्पीकर महोदय। माननीय मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एनपीपीडी योजना के तहत एटा और कासगंज में अमूल या मदर डेयरी संयंत्र को स्थापित करने की कोई योजना बना रहे हैं? यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है, यदि नहीं तो क्यों नहीं? इसके साथ साथ AHIDF कोष के तहत एटा में पशु आहार संयंत्र के लिए 1.20 MTPD की क्षमता वाली स्वीकृत परियोजना किस चरण में है और इसका संपूर्ण रूप से परिचालन कब तक प्रारंभ हो जाएगा? अध्यक्ष महोदय, जहां तक एनपीडीडी के अंतर्गत डेयरी के डेवलपमेंट का सवाल है, एनपीडीडी एक प्रोग्राम है भारत सरकार का, नेशनल प्रोग्राम ऑफ डेयरी डेवलपमेंट, और डेयरी के डेवलपमेंट का काम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के माध्यम से होता है और नहीं तो फिर राज्य सरकारों के माध्यम से नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड करता है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने देश के 9 राज्यों के साथ MOU साइन किया है उस राज्य में डेयरी को डेवलप करने के लिए, और उत्तर प्रदेश राज्य के साथ भी उनकी बातचीत चल रही है NDDB की। जिस दिन उनका MOU साइन हो जाएगा, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NPDD के तहत डेयरी के डेवलपमेंट के लिए यूपी में काम करना शुरू कर देगी। जहां तक AHIDF का सवाल है, AHIDF प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स के साथ और राज्य सरकार के सहयोग के अनुशंसा पर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए केंद्र सहायता देती है। उसमें शेयरिंग बेसिस पर है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के शेयरिंग बेसिस पर है, और ये जो मामला है वो पार्टिकुलर किसी योजना के बारे में कह रहे हैं, वो योजना के बारे में अगर खास योजना के बारे में लिख के देंगे तो हम लोग उसकी समीक्षा करा लेंगे, जांच करा लेंगे। श्री IB Eden. Sir, in my constituency, I have a 75-kilometer coastal line starting from Chellanam to Cherai. And the fisherman community is facing a lot of hardships after the global climatic conditions. Whether it is tsunami, Oki, Tauktae cyclone, whatever it is, the ultimate victim is the fisherman community. Sir, my specific question is, there is a lot of places we need sea walls and groins. The state government has submitted multiple proposals for the central assistance for building the sea walls and groins. Either in Matsya Samprada Yojana or any other scheme, is there any other project whereby the central government gives 60%
and the state government gives 40%, and these fishermen can be the hardships faced them can be raised. Sir, Nayarambalam, Idavanakad, and Chellanam, Kannamali are places are facing great hardships. So I request the ministry to allot funds for building groins and seawalls, sir. This is a long time pending demand, sir. Please. अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मत्स्य के उत्पादन को बढ़ाने के लिए और मछुआरों के कल्याण की योजनाओं के साथ सीमित है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक दिशा निर्देश के तहत जारी किया गया है और राज्यों से और केंद्र के सहयोग से 60-40 के रेशियो पर वो योजनाएं जो इन फिश प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है उसको सपोर्ट करती है। जो माननीय सदस्य जी सवाल को उठा रहे हैं वह प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के गाइडलाइन से बाहर है। इसलिए केंद्र सरकार को ये राज्य सरकार से अपना रिश्ता वो सुधार ले और उसको राज्य सरकार से बना ले। केंद्र का उसमें कोई सहयोग नहीं है, हमारे गाइडलाइन में नहीं है। Lao Sri Krishna. Thank you, sir. So in the answer given by the minister regarding Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana, the focus of this scheme is, he just mentioned, for providing support to fisheries, entrepreneurs, fish farmers, fishermen, and all related stakeholders. So this is a scheme focused on fish entrepreneurs. But the issue is, sir, in the last 1 year, there is an allocation of 1,500 crores and there is an increase of allocation by 2,300 crores. There is an increase of 56%, sir. So the focus is on the farmer. But if you look at the allocation and spending, in the last year, 1,500 crores has been allocated, but most of the spending, instead of farmers getting those that amount to themselves, most of the funding is being done to the state government, sir. So I asked the farmers, what is the reason behind this? And majority of them mentioned that, sir, the fish farmers, they don't do 1 acre, 2 acres, sir. They do 10 acres to 12 acres. The cost of input cost itself goes to almost 80 lakhs to 90 lakhs. Sir. But individual farmers can only get 5 lakhs per farmer, sir. So the amount that is being allocated for each farmer for improving of technology in the fish farms and everything is very less that has been mentioned in this scheme, sir. So I request the minister, because just now Agriculture Minister has mentioned about per drop, more crop and drip irrigation and drone didi and everything, which will increase the technology in the farming, sir. Same way is Fisheries Ministry also looking in the direction so that more farmers can actually take this Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana funding so that they can increase the productivity in their farm rather than the state government using it, sir. अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य आंध्र प्रदेश से आते हैं और इस देश में जो 5 बड़े राज्य हैं जहां मछली का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है उसमें आंध्र प्रदेश भी। लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की जो योजना है वो राज्य सरकार की अनुशंसा पर और जो 60-40 शेयरिंग के आधार पर हमारे यहाँ प्रस्ताव आता है, हम उस प्रस्ताव को स्वीकृत करते हैं। हम माननीय सदस्य से आग्रह करेंगे कि कोई इस तरह की योजना अगर होगा तो राज्य सरकार के माध्यम से वो आएगी और हमारे गाइडलाइन के अधीन होगी तो जरूर हम लोग उस पर विचार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 424, आज इस पर कॉल अटेंशन है वेणुगोपाल जी का। 424 श्री गजेंद्र सिंह पटेल। क्वेश्चन नंबर 424, प्रश्न संख्या 424। क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में फरवरी 2025 तक विशेषकर जलगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित महाराष्ट्र में संबंधित योजनाओं के तहत कुल कितने गांवों को आदर्श ग्राम घोषित किया गया है और अनुसूचित जातियों वाले कुल कितने गांव हैं और कुल कितनी धनराशि जारी की गई है? वित्तीय वर्ष 2024-25 में फरवरी 2025 तक विशेषकर जलगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित महाराष्ट्र में कुल कितनी ग्राम विकास योजनाएं वीडीपी बनाई गई और कुल कितनी धनराशि जारी की गई है? सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान फरवरी 2025 तक विशेषकर जलगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित महाराष्ट्र में गांवों में लड़कियों और लड़कों के छात्रावासों के निर्माण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? जलगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित महाराष्ट्र में छात्रावास निर्माण हेतु परियोजनाओं, उनके स्थान और आवंटित बजट सहित ब्यौरा क्या है? और आदर्श ग्राम और ग्राम विकास योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए विशेषकर महाराष्ट्र और जलगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में क्या कदम उठाए गए हैं? श्री रामदास अठावले,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री पटल पर रखा है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन को भी ये संज्ञान में रहे कि प्रधानमंत्री पीएम अभ्युदय योजना जो अनुसूचित जाति वर्ग के समुदाय के विकास के लिए चलाई जा रही है, जिससे हमारे समुदाय के बालक बालिकाओं के छात्रावास के माध्यम से गांव के उत्थान के लिए योजना संचालित है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश राज्य में पीएम अजय योजना में अनुसूचित जाति वर्ग के कितने गांवों को शामिल किया गया है और कौन से आदर्श ग्राम हैं, उसमें क्या क्या अनुदान सहायता प्राप्त हो रही है और कितने बालक बालिकाओं के छात्रावास उनके माध्यम से संचालित हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये योजना 2021-22 में शुरू हुई थी और जो आदर्श ग्राम योजना है, ये योजना इसलिए शुरू की थी, पहले सरकारों ने लोगों के लिए हमारे अनुसूचित जाति के लिए कुछ नहीं का काम किया था और ये योजना है प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना है, पीएम अजय योजना है। इसमें आदर्श ग्राम भी होता है, अनुदान सहायता होती है, छात्रावास भी होता है माननीय। और ये जो योजना है 21-22 में शुरू हुई थी अध्यक्ष महोदय, उसमें आइडेंटिफाई किए गए गाँव 29,847 है और गाँव की जो गाँव का पॉपुलेशन होता है, ये पॉपुलेशन 500 से ज़्यादा होना चाहिए और शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन 40% होना चाहिए। इसी तरह की योजना है और इस योजना में 20 लाख रुपए हम गाँव के लिए देते हैं। तो इसी तरह इसमें रोड है, ड्रेनेज है, इलेक्ट्रिसिटी पोल है, घर के नल है और भी ऐसे गाँव है और डिक्लेयर गाँव है 11,076 है और इसमें खर्च गया हमने 1,698 करोड़ रुपये का खर्च किया है। 2024-25 में 4,991 ग्राम डिक्लेयर किए हैं और महाराष्ट्र में 515 विलेज है, ये आइडेंटिफाई हुए हैं और मध्य प्रदेश में ये महाराष्ट्र के लिए प्रश्न है, मतलब महाराष्ट्र के लिए प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न जो है प्रश्न महाराष्ट्र के लिए, जलगांव के लिए है, आपने पूछा है ठीक है। तो माननीय सदस्य, बताना चाहता हूँ मध्य प्रदेश में जो आदर्श ग्राम है, मध्य प्रदेश में आदर्श ग्राम की संख्या 1,690 है और घोषित गाँव जो आइडेंटिफाई गाँव 1,690 है, घोषित किए हुए गाँव 1,223 है और 270.74 करोड़ रुपया जो है इसके लिए हमने दे दिया है और 5,299 जो कार्य हमने पूरे किए हैं, उसके लिए 11,05,000 लोगों को उसका फायदा भी हो गया है। और जो जिस तरह आपने पूछा है कि जो छात्रावास है, छात्रावास की जो संख्या है, ये छात्रावास की संख्या ये भी मतलब 86 मध्य प्रदेश में 66 छात्रावास है, महाराष्ट्र में 59 है, गुजरात में 17 है। इसी तरह मतलब छात्रावास के लिए हम अनुदान देते हैं और ये छात्रावास के लिए हम काम करते हैं। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से एक बात जानना चाह रहा हूँ कि मेरा जो मध्य प्रदेश में खरगोन बड़वानी संसदीय क्षेत्र है, उसमें अनुसूचित जाति वर्ग के भी काफ़ी गांव हैं, उसमें पीएम अजय योजना की क्या स्थिति है और उसकी प्रभावी क्रियान्वयन के लिए और निगरानी कमेटी के लिए वो क्या प्रयास कर रहे हैं खरगोन बड़वानी के लिए। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, खरगोन लोकसभा क्षेत्र से संबंधित प्रश्न किया है और खरगोन लोकसभा है, ये अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित श्रेणी के में आती है। वहाँ पर अनुसूचित जाति के गाँवों की संख्या कम है। खरगोन लोकसभा क्षेत्र में 2 जिले आते हैं, खरगोन और बड़वानी। खरगोन जिले में 30 गाँव को चिन्हित किया गया है, जिसमें से 18 गाँव को आदर्श गाँव घोषित किया गया और बड़वानी जिले में 7 गाँव को चिन्हित किया गया है। किसी भी गाँव को आदर्श गाँव घोषित नहीं किया गया है। अनुदान सहायता घटक में राज्यवार जारी की जाती है और छात्रावास घटक में मध्य प्रदेश के खरगोन संसदीय क्षेत्र से कोई प्रस्ताव वहाँ से नहीं आया है। प्रस्ताव वहाँ से आएगा तो निश्चित रूप से उसके लिए स्वीकृति दी जाएगी। माननीय सदस्य ने एक प्रश्न और उन्होंने किया है कि मॉनिटरिंग करने की व्यवस्था, तो उसके लिए ग्राम स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर ग्राम अभिसरण समिति, इसी तरह से जिला अभिसरण समिति, राज्य अभिसरण समिति और केंद्रीय सलाहकार समिति ये बनी हुई हैं जो निगरानी करती हैं। साथ ही साथ हमारे अधिकारी भी जो है ना समय समय पर राज्यों में जाकर योजनाओं के बारे में समीक्षा करते हैं और केंद्रीय स्तर पर मैं भी इसके संबंध में
संपूर्ण राज्यों के मंत्रियों के साथ में बैठक करके, सचिवों के साथ में बैठक करके योजनाओं की प्रगति की जानकारी लेते हैं। श्री विनोद लखमशी चावड़ा, विनोद चावड़ा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के माध्यम से अनुसूचित जाति क्षेत्रों के गांवों में विकास में प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। लेकिन मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गुजरात राज्य में प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना की स्थिति क्या है तथा मेरा संसदीय क्षेत्र कच्छ में पीएम अजय योजना के कितने गांव चिन्हित किए गए हैं, उनमें से कितने गांवों में इस योजना का अभी लाभ मिल रहा है, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य ने गुजरात राज्य और उन्होंने कच्छ लोकसभा क्षेत्र के संबंध में पीएम अजय योजना, जो कि प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के नाम से जानी जाती है, इसमें 3 घटक आदर्श ग्राम, अनुदान सहायता और छात्रावास, इन तीनों घटकों के लिए इसमें राशि जारी की जाती है। ग्राम विकास समितियां जो हैं वो ग्राम विकास समितियां आवश्यकताओं का आकलन करती हैं, प्रस्ताव बनाती हैं और वो जिला और राज्यों के अनुमोदन के बाद केंद्र में आते हैं। उन्होंने जो गुजरात की बात कही है, गुजरात में कुल वहाँ की जो जनसंख्या है वो 6,04,39,692 है। उसमें से अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है वो लगभग 40,74,447 के आसपास है और कुल जनसंख्या का 6.74% अनुसूचित जाति है। केंद्र प्रायोजित हमारी जो योजना है इसमें पीएम अजय के अंतर्गत गुजरात राज्य को कुल 105.38 करोड़ रुपए जारी किए गए। इसमें आदर्श ग्राम घटक के अंतर्गत 56 गांवों को चिन्हित किया गया, उनके लिए 5.20 करोड़ रुपए जारी किए गए और 56 गांवों में से 25 गांवों को आदर्श ग्राम घोषित किया गया। कुल 212 कार्य वहां पर हुए, उससे 43,000 अनुसूचित जाति की आबादी वहां पर लाभान्वित हुई। गुजरात में आदर्श ग्राम घटक के अंतर्गत वहां पर आंतरिक सड़कों का निर्माण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, वहां पर पेयजल की सुविधा और सामान्य सेवा केंद्र, स्कूलों में शौचालय, इस तरह के काम इस योजना के अंतर्गत किए गए। जहाँ तक अनुदान सहायता घटक के अंतर्गत मुख्य रूप से स्वरोजगार योजना, अल्पकालिक प्रशिक्षण, दीर्घकालिक प्रशिक्षण और इससे संबंधित परियोजनाओं के लिए गुजरात सरकार को 76.86 करोड़ रुपए जारी किए गए, जिससे लगभग 38,000 लाभार्थी लाभान्वित हुए। और छात्रावास घटक के अंतर्गत गुजरात में 17 छात्रावास स्वीकृत किए गए, जिनमें 3,200 छात्र लाभान्वित हुए और 23.32 करोड़ रुपए की राशि गुजरात को जारी की गई। गुजरात राज्य का जो कच्छ लोकसभा क्षेत्र है, कच्छ लोकसभा क्षेत्र में 2 जिले आते हैं, कच्छ और मोरबी। कच्छ जिले में 10 गांवों को चिन्हित किया गया है, उन 10 गांवों में से 5 गांवों को आदर्श गांव घोषित किया गया। मोरबी जिले में कोई भी गांव चिन्हित नहीं किया गया है। अनुसंधान घटक सहायता योजना में राज्यवार राशि जारी की जाती है और छात्रावास के लिए वहां से प्रस्ताव आएंगे तो प्रस्ताव के लिए स्वीकृति दी जाए। श्री चंद्रशेखर। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने अनुपूरक प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण है मुझे अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, अगर आप धन्यवाद नहीं देते, उससे सीधा प्रश्न पूछ लेते तो आपका समय बच जाता। सर, अगर मुझे आप अवसर ना देते तो मेरा प्रश्न भी नहीं हो पाता सर। इसलिए सर आपका धन्यवाद तो बनता है सर। नहीं, ये तो प्रक्रिया शिष्टाचार है सर। ये अध्यक्ष जी, देश भर में जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, SC, OBC के लोग सर, उनके लिए छात्रावास जो है बहुत महत्वपूर्ण विषय। जो बच्चे आगे पढ़ के आगे बढ़ना चाहते हैं वो जब शहरों में आते हैं तो वहां रहने की बड़ी दिक्कत होती। देश भर में मैंने पिछली बार मुद्दा उठाया था कि छात्रावास की कमी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि शिक्षा श्रेणी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो जो जर्जर हालात है छात्रावासों के, उनके सुधार के लिए सरकार क्या कर रही है? और उसमें भी सर मेरे लोकसभा क्षेत्र नगीना में क्या कोई नया क्षेत्र छात्रावास बनाने की सरकार की कोई योजना है? उसके बारे में मंत्री जी स्पष्ट कर दें। धन्यवाद सर। अध्यक्ष महोदय, 2007 और 8 से मतलब बाबू जगजीवन राम योजना के अंतर्गत मतलब हमने 866 छात्रावास है। ये छात्रावास को हम ऐसा पैसा देते हैं कि एक स्टूडेंट को 3 लाख रुपए देते हैं बिल्डिंग के लिए। और मतलब छात्रावास जो होता है पर स्टूडेंट 3 लाख देते हैं। नॉर्थ ईस्ट में 3,50,000 रुपये देते हैं। हिमालयन क्षेत्र में 3,25,000 रुपये देते हैं। अभी तक 846 जो छात्रावास है इसके लिए 454.57 इतने करोड़ रुपए हमने दिए हैं।
और पूरे देश भर में 21-22 से लेकर 24-25 तक 81 छात्रावास को हमने पैसा दे दिया है। और आपका जो नगीना क्षेत्र है, ये नगीना क्षेत्र का ये विषय नहीं है, लेकिन आप अगर प्रस्ताव पे भेजते हैं जरूर आपके लिए 1 नहीं 2 नहीं 10 हॉस्टल हम देंगे, क्योंकि तुम अकेले मतलब हमारे अच्छे मित्र भी है और नगीना से आप चुनकर आए हैं, तो जितना प्रस्ताव भेजेंगे उतने मंजूरी हमने दे देंगे, क्योंकि पैसा जो है ये आपके लिए है, हम आपके लिए देंगे, क्योंकि आपको अगली बार चुनकर लाना है। श्री आलोक सुबन। पीएम अजय योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के अन्य विभागों से भी सहयोग लिया जाता है क्या? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के पहले चंद्रशेखर जी ने जो प्रश्न किया था उसका एक भाग रह गया था। उन्होंने पूछा था कि छात्रावासों की मरम्मत के लिए छात्रावास घटक योजना के अंतर्गत जहां छात्रावासों के निर्माण के लिए राशि स्वीकृत की जाती है, वहीं छात्रावासों की मरम्मत के लिए 5 साल में जो 100 सीटर वाला छात्रावास है उसके लिए 10 लाख रुपए की स्वीकृति, 50 सीटर वाला छात्रावास है उसके लिए 5 लाख रुपए की स्वीकृति और 150 सीटर वाला छात्रावास है उसके लिए 15 लाख रुपए की राशि छात्रावास की मरम्मत के लिए दी जाती है। माननीय बिहार के हमारे माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है कि पीएम अजय योजना में राज्यों और केंद्र सरकार के अन्य विभागों का भी इसमें सहयोग लिया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, पीएम अजय योजना एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जो कि समाज के सबसे अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर पर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो बात कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और देश को आत्मनिर्भर बनाने में सभी का सामूहिक प्रयास। नहीं, सामूहिक प्रयासों में इसमें 100% देते हैं, 60-40 का रेशियो है। हमारा जो केंद्र अनुसूचित जाति, हमारा जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय है, ये गैप फिलिंग का काम करता है, जो 18 मंत्रालयों के सहयोग से उनके साथ समन्वय करके, मैं उन मंत्रालयों के बारे में भी आपको नहीं, आप इतना डिटेल मत बताओ, बता दो बस। अनुदान सहायता के अंतर्गत जो है ना, वो हम अनुदान सहायता 100% देते हैं। हमारे जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा आदर्श ग्राम में उस बस्ती में, अनुसूचित जाति की बस्ती में जो गैप काम किए जाते हैं, जैसे वहाँ पर आंतरिक सड़क का निर्माण करना, वहाँ पर विद्युतीकरण होना है, या पर गांव में नल जल योजना चली लेकिन उस बस्ती में नल जल योजना नहीं पहुँचाई। 20 लाख से ज्यादा थोड़ी देते हैं आप, तो 20 लाख देते हैं। 20 लाख रुपया देते हैं और वो ग्रांट उसके लिए दी जाती है। बाकी अन्य विभागों के सहयोग से इस काम को पूर्णता की तरफ पहुँचाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 425 सी प्रधान बरुआ जी। प्रश्न संख्या 425, क्या मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या देश में हाल में अफ्रीकी स्वाइन फीवर ASF के प्रकोप से विशेषकर छोटे और पिछड़े किसानों सहित सुअर पालकों को आर्थिक नुकसान हुआ है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? सरकार द्वारा असम जैसे सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में किसानों को मुआवजा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? सरकार द्वारा इस रोग के प्रसार को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है? माननीय मंत्री जी। प्रोफेसर SP सिंह बघेल, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री। श्री गौरव गोगोई जी। अध्यक्ष महोदय, जब मैं जानना चाहूंगा आदरणीय मंत्री से, उन्होंने विवरण किया है कि असम में 2025 में 2020 से 2024 तक लगभग 2.25 करोड़ उन्होंने रिलीज किया है। लेकिन आज से 2-3 साल पहले, जब असम आज से 4 साल पहले लगभग 21-22 के साल में जब अफ्रीकन स्वाइन फ्लू आया, तो बहुत से जो किसान हैं, इन्होंने ये जो इंडस्ट्री है पिग फार्मिंग का, वो करने से वो डर गए हैं, क्योंकि इतना उनका भारी उनका नुकसान हुआ और कॉम्पनसेशन मिलने में बहुत देरी हुई। मैं विशेष रूप से जानना चाहूँगा कि क्या सरकार के पास तथ्य है कि कितने किसानों को असम में इन्होंने ये कॉम्पनसेशन 2022-23 में दिया, और क्या पिग प्रोडक्शन में इस अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के बाद आने से क्या इन्होंने कोई गिरावट देखी, डिक्रीज देखा? इसका मैं विवरण मंत्री से जानना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, लाइफ स्टॉक हेल्थ डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत पिछले 5 वर्ष में जो असम में जारी किया गया है, उसमें 11,561 लाख रुपए जारी किया गया। लंबित यूसी 1320 लाख की है। आपके किसानों पशुओं की चिकित्सा ठीक से हो सके, इसलिए मोबाइल यूनिट हैं 159 हैं।
लाभान्वित किसान जो असम में इस दौरान हुए हैं वो 2,07,000 हैं और जो पशुओं का ट्रीटमेंट हुआ है वो 4.82 लाख का। ASCAD के अंतर्गत जो LSD के लिए टीकाकरण 10 लाख किया गया है और NADCP नेशनल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत टीकाकरण में FMD 187.14 लाख का। नहीं, इसमें कोई मुआवजा थोड़ी दिया जाता है। जी, मुआवजा 23-24 में 75 लाख रुपए दिया है। ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में बात की है जिसमें असम में इसमें सर 50% केंद्र सरकार और 50% राज्य सरकार देता है और जो पिग है उसकी वजन के अनुसार मुआवजा दिया जाता है कि 15 किलो वाले को इतना, 15 से ऊपर वालों को इतना, ऐसा अलग दिया जाता है। तो 75 लाख रुपए दिया गया और 24-25 में 150 लाख रुपए अफ्रीकन स्वाइन फीवर से प्रभावित जो किसान हैं, पशुपालक हैं, उनको दिया गया है। 24-25 में पशुधन बीमा के लिए असम को तापिर गांव। ऑनरेबल सर, थैंक यू वेरी मच। मंत्री जी ने जवाब में एनिमल स्टॉक पिगारी का प्रिवेंटिव मेजर में बहुत कुछ अच्छा से रिप्लाई दिया है। मैं मंत्री जी से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये जानना चाहता हूँ, कोरोना काल में जैसे वैक्सीन निकला है वैसे अफ्रीकन स्वाइन फीवर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वैक्सीन निकल रहा है क्या, इसमें प्रयास कर रहा है क्या, ताकि जो फोर्ट कार्निवला में ह्यूमन में स्वाइन फ्लू का इफेक्ट हर साल एक फेनोमेना होता है, इसका प्रिवेंटिव मेजर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या मिनिस्ट्री कोरोना वैक्सीन जैसे स्वाइन फ्लू का एक वैक्सीन निकल रहा है क्या? जी, जहाँ तक अफ्रीकन स्वाइन फीवर से पीड़ित पिग का मामला है उसकी अभी कोई वैक्सीन कॉमर्शलाइज नहीं है। लेकिन भारत में क्लासिकल स्वाइन फीवर जो शुगर में आता है उसकी CSF वैक्सीन है और पूरी तरह मोदी जी की सरकार में ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, ये 100% फ्री केंद्र सरकार से, चाहे वो FMD हो, ब्रुसेलोसिस हो या PPR हो अथवा ये जो हमारे भारतीय जो शुगर हैं उनमें ज़्यादातर क्लासिकल स्वाइन फीवर होता है। तो 80 लाख वैक्सीन 80 लाख वैक्सीन हम लोग लगा चुके हैं। लेकिन जिस वैक्सीन की बात आप कर रहे हैं अफ्रीकन स्वाइन फीवर की, उसकी वैक्सीन अभी तैयार नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 426 डॉक्टर नामदेव किसान। प्रश्न संख्या 426, क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार नीति आयोग के हाल के इस बयान से अवगत है कि प्रशुल्क को बनाए रखना भारत के लिए लाभकारी नहीं है तथा प्रशुल्कों में कटौती किया जाना आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? सरकार द्वारा विगत 3 वर्षों के दौरान क्षेत्रवार लागू की गई प्रशुल्क कटौतियों का ब्यौरा क्या है? सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान क्षेत्रवार लागू की गई प्रशुल्क वृद्धि का ब्यौरा क्या है? और इन प्रशुल्क कटौतियों का घरेलू, विनिर्माण तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रतिस्पर्धा पर पड़ने वाले प्रभाव का ब्यौरा क्या है? माननीय मंत्री जी। श्री जितिन प्रसाद, वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री। माननीय सदस्य। सर, इंडिया इज अ मोस्ट फेवर नेशन फॉर दिस टैरिफ एंड ये कृषि उत्पाद के ऊपर जो आयात शुल्क है वो 39% है एट एन एवरेज और अमेरिका 5% चार्ज करती है। गवर्नमेंट ने 2023 में सोचा कि एग्री हुई, गवर्नमेंट तैयार हुई कि वो टैरिफ कम करेगी, तो सरकार कितना टैरिफ कम करेगी और वो टैरिफ कम करने की सरकार ने सोची है क्या, ये मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, जहाँ तक टैरिफ का सवाल है, मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि ये टैरिफ पॉलिसी और इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ्स बड़ा डायनामिक है और सभी लोगों का दृष्टिकोण, हमारे किसान, हमारे कंज्यूमर्स और इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस सभी का ध्यान रखते हुए टैरिफ्स इम्पोज किए जाते हैं। और जो पॉलिसी है भारत सरकार की, उसमें हम प्रयास करते हैं कि हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री, उनके हितों की रक्षा रहे, हमारे एक्सपोर्ट्स वो ज़्यादा बढ़ावा उनको मिले, हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट कर सकें, हमारी सप्लाई चेन्स ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस बनी रहे, हमारे इनपुट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो ज़्यादा सही कम मात्रा में मिले ताकि हमारा जो फिनिश प्रोडक्ट है वो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में
कम्पिटिटिव रहे। हम ग्लोबल सप्लाई चेन्स, जहां किसी और देश में टैरिफ लगते हैं तो हम भारत को वो देश बनाना चाहते हैं जो विश्व की चॉइस हो और यहाँ लोग आके निवेश करें। जहाँ तक कृषि का सवाल है, कृषि में भी क्योंकि बड़ी सेंसिटिव चीज़ है और प्रयास हम यही करते हैं कि हमारे किसानों की रक्षा, उनको मूल दाम और साथ ही साथ बहुत से ऐसे कदम उठाए हैं। खासतौर से अभी हाल ही में प्याज के ऊपर मैं बता सकता हूं कि जहां मंडी के दाम कम हुए हैं तो सरकार ने कदम उठाते हुए चलिए। धन्यवाद सर। ये मेरा प्रश्न था कि अगर आयात शुल्क कम हो गया तो बाहर से चीज़ें जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो इंडिया में आएंगे। अगर भारत में आएंगे तो जो हमारे भारत के किसान जो अन्न उगाते हैं उसके कीमतें गिर जाएगी और माननीय तो सरकार को वो हमारे किसानों को। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं कि सरकार खास तौर से किसानों के प्रति बहुत संवेदनशील है और खास ध्यान रखा जाता है कि किसी तरीके के भी किसानों के हितों के लिए जो प्रयास हैं उनमें कोई कमी ना आए। तो हम लोग ये भी ध्यान रखते हैं कि जो टैरिफ रिडक्शन होता है जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो तभी लाया जाता है जब देश के अंदर मात्रा उत्पाद ज़्यादा हो गया हो, किसानों को दाम ना मिल रहे हों। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया प्याज का कि प्याज के मंडी दर गिर गए, इसलिए इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी गई ताकि हमारे किसान प्याज को एक्सपोर्ट कर सकें और उनको अपने खेती का वाजिब मूल्य मिल सके। इसी तरीके से चावल में भी किया गया है। किसान इस सरकार की प्राथमिकता है और हमारा प्रयास यही रहता है कि उनके हितों के लिए सभी प्रयास किए जाएं। प्रश्नकाल समाप्त। अभी आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। You were listening to the proceedings during the question hour in Lok Sabha today. This broadcast came to you from Delhi station of Akashvani.